तो बच्चों nth टर्म ऑफ एपी, अगर हम nth टर्म ऑफ एपी लिखना चाहें तो nth टर्म ऑफ एपी होता है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो होता है nth टर्म को हम tn भी लिखते हैं और कई बुक्स में उसको an भी लिखा जाता है, वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी. This is the value of nth term of the AP is a plus n minus 1 into d. Or sum of first n terms, sum of first n terms of AP. तो sum of first n terms of AP ये भी ज्यादातर बच्चे जानते होंगे. This is n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो this is sum of first n terms of the AP, जिसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी आप n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म ऑफ द एपी, इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो जो सम होता है फर्स्ट n टर्म्स का, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो ये n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है n बाई 2 a प्लस l, वेयर l इज द value of last term of AP. तो जब हम इसको यूज करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. अभी ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको इतना तो पता ही होंगे कि nth टर्म ऑफ AP होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने कराए थे आपको पिछले टर्म पे. अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हम लोग अब यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप हेडिंग डाल सकते हैं इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स. मतलब किस तरह से आप हेडिंग डालेंगे हमारे साथ पहले समझ लीजिए. जैसे बच्चों आप कहते हैं, छोटी सी बात को पहले समझिए. जैसे आप कहते हैं कि ए बी सी इन एपी, आप क्या कहते हैं कि ए बी सी एपी में कहते हैं ना, इस तरह से. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म. इसका मतलब आप यही तो कहते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. और अगर कुछ बच्चों ने जीपी पढ़ी होगी तो वो कहेंगे कि जो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन रेशियो आता है वही कॉमन रेशियो सी अपॉन बी से भी आता है. तो जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब b बाय ए का जो रेशियो होगा वही c बाय बी का भी रेशियो होगा. लेकिन एपी में डिफरेंस सेम होता है, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं. तो जो b माइनस ए का डिफरेंस होगा वही c माइनस बी का भी डिफरेंस होगा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू होती है a प्लस सी बाई 2. ठीक है. तो बच्चों b को क्या कहते हैं? b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. क्या कहते हैं? b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, या बिटवीन a एंड c, इस तरह से आप कहते हैं. तो बच्चों ये b क्या होता है? ये b होता है अर्थमेटिक मीन. लेकिन बच्चों ये तो छोटी क्लासेस की बात हो गई, क्योंकि a b c अगर आप 3 नंबर एपी में कह रहे हैं तो b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. तो b जो है सिर्फ एक अकेला लौता अर्थमेटिक मीन है a और c के बीच में. लेकिन अब आप लोग के पास सिर्फ एक अकेला लौता अर्थमेटिक मीन नहीं होगा. अब आपके पास दो नंबर्स के बीच में कई सारे अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं. इसलिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, थ्योरी को आगे इंट्रोड्यूस कर देंगे और कहेंगे इंसर्शन ऑफ, हेडिंग डालते हैं यहां पे, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. तो हमने दो नंबर्स ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया. तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है. अगर आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा. देखिए, जैसे आपने दो नंबर्स कंसिडर किए, ए और बी कंसिडर किए. अब आप इनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए. A1, A2, A3, इस तरीके से इंसर्ट करते रहिए. an-1 an इंसर्ट किए. अब ये an क्या है? n अर्थमेटिक मीन थे. पहले ए बी सी के बीच में ए और सी था, और ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन था, वो था बी. लेकिन यहाँ ए और बी मैंने दो नंबर्स कंसिडर किए हैं, और बच्चों
ए और बी अमूमन ज्यादातर केस में ये पॉजिटिव नंबर्स में ही होते हैं। तो यहां पर हमने ए और बी दो नंबर्स कंसिडर किए और ये ज्यादातर केस में दो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इनके बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया। ठीक है, तो बच्चों ए और बी के बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया। अब बच्चों क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे कि आपसे कभी कभी इन दो पॉजिटिव नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कहा जाएगा 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, 5 करो, या कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन सबका कंसेप्ट वही होगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां से यहां तक, जहां पे मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, ये n टर्म्स है भाई, a1 a2 a3 a4 अप टू an तक, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स है। लेकिन बच्चों हम a और b को भी अगर शामिल कर लें तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस पूरी सीरीज में कितने होंगे, n+2 टर्म्स होंगे। और n+2th टर्म की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे सर n+2th टर्म की वैल्यू है b। क्या है वैल्यू, b, क्योंकि इस सीरीज का n+2th टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, b। ठीक है ना, बोलो समझ में आया कि इस सीरीज में जो n+2th टर्म है वो लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, b। ठीक है ना, तो अगर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करें तो हम लिखेंगे कि जो n+2th टर्म है वो सीरीज का लास्ट टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है, b। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n+2th टर्म हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो AP का बच्चों आप nth टर्म जानते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने n+2th टर्म लिख दिया तो वो हो गया a प्लस n+2 - 1 इंटू डी। अब बच्चों थोड़ा सा अगर आप और ध्यान से देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस a आ जाएगा। और अगर हम इसको आगे कंटिन्यू और करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन n+1। तो बच्चों अब ये जो सीक्वेंस है ए और बी के बीच में, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म क्या करता है, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म करता है एपी। क्या फॉर्म करता है ये पूरा रिजल्टिंग सीक्वेंस, एपी फॉर्म करता है। तो बच्चों अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता पड़ गया इस रिजल्टिंग सीक्वेंस का तो आप A1 कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर जो A1 है वो सेकेंड टर्म है सीरीज का, अगर A है तो A1 क्या होगा, A प्लस डी होगा ना, समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम A2 निकालना चाहें तो वो क्या होगा, A प्लस 2D, बोलो समझ में आता है। A3 निकालना चाहें तो वो क्या होगा, A प्लस 3D, और D की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दी है, क्या निकाल के दी है, B माइनस A अपॉन n+1। तो बच्चों इस तरीके से आपने n अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू निकाली। और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप ऐसे देखिए, आपको फर्स्ट टर्म क्या पता है, a पता है, तो फर्स्ट टर्म में बच्चों जब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तभी तो सेकंड टर्म आता है, और सेकंड टर्म क्या है, a1 है, तो a1 क्या हुआ, a प्लस डी, a2 क्या हुआ, a प्लस 2d, a3 क्या हुआ, a प्लस 3d। इस तरीके से बच्चों अगर हम an लिखना चाहें तो an क्या होगा, a प्लस nd, या कोई मान लो इंटरेस्टेड हो an-1 टर्म लिखने में तो वो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो समझ में आता है। तो बच्चों इस तरह से n अर्थमेटिक इंसर्ट मींस जो है इंसर्ट करके उनकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत ही आसान बनते हैं अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई, क्योंकि थ्योरी समझ आने के बाद आप क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक की थ्योरी बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो सर यस बेटा बताइए। सर जो इसमें an टर्म होगा, nth वाला जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्चुअली में n+1th टर्म होगा AP का। नहीं समझो बेटा, वो n+1 टर्म नहीं है। मैं तुमको क्या बता रही हूँ, मैं एकदम मैं समझ नहीं पाया, फिर से पूछो बेटा क्या कह रही हूँ, दोबारा पूछो। बोले जो an वाला टर्म है अरिथमेटिक मीन का वो एक्चुअली में AP का n+1th टर्म है। हाँ, इस सीरीज का n+1 टर्म होगा। यस बेटा, इस सीरीज का n+1 टर्म होगा, क्योंकि जो b वाला टर्म है वो n+2th टर्म है, तो n+2th टर्म के पहले तो n+1 टर्म होगा ना।
यस यस बेटा यस। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको लिख करके दिखाया है। अब आप इसके क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से इसके किए जा रहे हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको थ्योरी तुरंत क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लिखा कि इंसर्ट 3 arithmetic means, insert 3 AMs between 3 and 90। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 19 के बीच में आपको 3 AM इंसर्ट करनी है। लेट्स से हम मान लेते हैं आपको बिल्कुल भी थ्योरी समझ में नहीं आई इसकी, तो आप क्वेश्चन समझ लो। जैसे आपने 3 लिखा, 19 लिखा, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करने, कितने मीन्स इंसर्ट करने, 3। तो ये हो गया A1 A2 A3। अब बच्चों इस देख लो, इस रिजल्टिंग सीक्वेंस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप गिनो, क्योंकि n के टर्म्स में हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप n के टर्म्स में कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कितने टर्म्स है? 5 टर्म है। तो पांचवें टर्म की वैल्यू क्या है? तुम कहोगे सर पांचवें टर्म की वैल्यू है 19, यही तो है ना। और पांचवा टर्म आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19, ऐसी तो लिखेंगे। यानी कि 4d इज इक्वल टू 19 माइनस 3, और 19 माइनस 3 क्या होता है? 16 होता है। यानी बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई? 16 अपॉन 4, दैट मीन्स d की वैल्यू आ गई 4। अब बच्चों मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर आपको a1 निकालना है तो a1 क्या होगा? वो होता है a प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7। अगर आपको a2 निकालना है तो वो होता है a प्लस 2d, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। a3 निकालना है, a3 क्या होगा? a प्लस 3d, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और 3 50। अब बच्चों ध्यान से देखो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस बना क्या है। सबसे पहले था 3, फिर आपने निकाला 7, फिर 11, 15 और लास्ट में था 19। आप चेक कर लो ये सीक्वेंस एपी में है, और 7, 11, 15 ये 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं जो 3 और 19 के बीच में मैंने इंसर्ट किए। अब आप देख लो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप n के टर्म्स में नहीं समझ पाते हो तो आप ऐसे समझो, नंबर के टर्म्स में आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो क्वेश्चन काफी इजी है। अगर हम एक क्वेश्चन को n के टर्म्स में दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं n के टर्म्स में समझा चुका हूं, अब मैं दे रहा हूं एक बार। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप शायद कर सकते हैं उसको, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्कूल्स में भी ज्यादातर आता है। तो क्वेश्चन है, इफ n arithmetic means, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80। देखिए मैंने क्या लिखा है, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3। find n, find value of n। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हो सकता है कई बच्चों ने पहले भी किया हो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, लिखा है कि आपने n अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है दो पॉजिटिव नंबर्स 20 और 80 के बीच में, सच दैट कि उसके पहले और आखिरी वाले मीन का जो रेशियो है वो 1:3 है। लिखा है ना कि रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट मीन इज 1:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 20
और 80, इसके बीच में n AMs इंसर्ट करिए, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू थ्योरी A1 से लेकर के AN तक n टर्म्स तो यही हो गए, लेकिन और 20 और 80 को शामिल कर लेते हैं तो n+2 टर्म्स हो जाएंगे। और n+2th टर्म की वैल्यू क्या है? n+2th टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज व्हिच विल इक्वल टू 80। किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है। तो n+2th टर्म क्या होगा? n+2th टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 इंटू d इज इक्वल टू 80। तो ये हो गया बच्चों n+1 इंटू d इज इक्वल टू 80 - 20, और 80 - 20 कितना हुआ? 60। तो यानी यहां से d की वैल्यू आ गई 60/n+1। अब बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि अगर ये वाला स्टेप हर बच्चा कर लेता है उसके बाद तो वो सारे क्वेश्चंस कर सकता है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? पहले मीन से मतलब है और आखिरी मीन से मतलब है। तो बच्चों जो आपने सीक्वेंस लिखा है उसमें पहला मीन क्या है? A1 है, और आखिरी मीन क्या है? AN है। तो बच्चों A1 क्या होता है? मैंने बताया था A1 होता है A+D। D की वैल्यू आपके सामने लिखी। ठीक है बच्चों। और बच्चों आखिरी वाला मीन AN क्या होगा? आप कहोगे A+ND, क्योंकि A1 है A+D, A2 है A+2D, AN क्या होगा? A+ND। तो A+N टाइम्स D। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे A1/A2 का जो रेशियो है वो क्या है? 1:3। तो बच्चों आप क्या करेंगे? अब आप इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो फॉर्म कैसे होगी? आप लिखेंगे 20 + 60 होल डिवाइड बाय n+1 होल डिवाइडेड 20 + 60 n टाइम्स अपॉन n+1। आप ऊपर नीचे एलसीएम वगैरह लेके पूरा सिंप्लीफाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? सर 11। हाँ, n की वैल्यू 11 ही आती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो स्कूल्स में आता है। तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर करे, और किसी को पहले से आता है तो अच्छी बात है, वो दोबारा करके अपना रिवीजन कर ले। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा कि आपको आता है तो आप दोबारा ना करें, दोबारा जरूर करिएगा हमारे साथ। ओके, तो n की वैल्यू 11 आ गई है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अभी तो बहुत ही छोटा सा चल रहा है सीक्वेंस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको AMs GMs पे एक नई सिचुएशन मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो वो हम लोग जब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ओके, अब तक ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने कर लिया होगा। अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बताए, मैं एक एक स्टेप भी सॉल्व कर दूंगा। तो डिवाइड करने में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, तो मेरे को अभी भी बता दे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो मैं अब यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन ले रहा हूँ और आप सॉल्व जरूर करिएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन आपको सॉल्व जरूर करना है। ठीक है। तो n की वैल्यू आएगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगेन ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31, m arithmetic means inserted such that, तो मैंने 1 और 31 के बीच में m, n नहीं, m मनीष वाला m नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है, और सच दैट इस तरह से इंसर्ट किया है the ratio of 7th and m-1th means is 5:9. Find m. Find
m। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट का है, बस यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहला मीन और आखिरी मीन उनका रेशियो गिवन था, यहाँ पे 7th और m-1th मीन इनका रेशियो गिवन है और आपको m निकालना है। तो m मैं कह रहा हूं, n नहीं कह रहा हूं, n इज डिफरेंट, m इज डिफरेंट, यहाँ पे m बोल रहा हूं मैं। ओके, कैसे करेंगे? कहोगे सर क्वेश्चन तो वही है, बिल्कुल इजी है। इजी है तो मेरे करने से पहले आपका आंसर आ जाए, ठीक है। 1 और 31 के बीच में आपने इंसर्ट किए हैं अर्थमेटिक मीन, a1 a2 a3 कितने इंसर्ट किए हैं? am-1 am, ठीक है। m अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए ना, यहां से यहां तक m। पहले हम n के टर्म्स में कह रहे हैं, अब हम यहाँ m के टर्म्स में कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में n नहीं m अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। तो हमने 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन्स लिख दिए। बिल्कुल वैसे ही कहानी चलाओ जैसे मैंने बताई कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? m+2 हो जाएंगे। तो m+2th टर्म is the last term of the series. m+2th term is the last term of the series, which will equal to a plus m+2 minus 1 into d equal to 31. That means m+1 times d is equal to 31 minus 1, which is equal to 30. तो यहां से बेटा आपका d आ गया, d comes out to be 30 upon m+1। तो बच्चों आपका d आ गया। d आने के बाद आपका सारा काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको किससे लेना देना है? 7th मीन से। तो 7th क्या होगा? वो होगा a+7 टाइम्स d, ठीक है। और बच्चों किससे लेना देना है? m-1th मीन से। तो m-1th मीन क्या होगा? 1 plus m-1 into d, d is 30 upon m+1। तो बच्चों आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ 7th to the m-1th mean is equal to 5:9। इस रिलेशन को लिखेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास m निकल करके आ जाएगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो 1 plus 7 times 30 upon m+1 whole divided by 1 plus m-1 into 30 upon m+1 is equal to, ये रेशियो दिया है 5:9। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आराम से, आपका आंसर निकल आएगा। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा क्लियर कट निकल के आ जाएगा। आपका आंसर आएगा m is equal to 40। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आएगा m is equal to 40। तो आपको इसे करना होगा, m14 आ रहा है क्लियर कट, आप इसको आराम से एक बार चेक कर लीजिए, आपका आंसर जरूर मैच करेगा। तो आपका आंसर मैच करेगा, आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिए। तो होपफुली आप लोग ने निकाल लिया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमसे अभी भी कह सकता है, तो मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा पूरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ठीक है बच्चों, आई होप आप उसको निकाल लेंगे। ना आए तो मेरे को बताइएगा मैसेज करके, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, हो सकता है ना आए तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे कंटिन्यू हम लोग कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है हेडिंग में, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो इसके बाद आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की भी प्रॉपर्टी एज इट इज यूज कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इजी होती है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे लिखी है, जरा देखिए जरा क्या लिखी है। आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली रीड कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है
ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर ध्यान दीजिए अब। ओके, तो क्या लिखा है, इफ अ constant is added or subtracted from each term of AP, then the resulting sequence is also in AP with same common difference. कह रहा है अगर कोई सीक्वेंस AP में दिया हुआ है पहले से, अगर हम उसमें हर टर्म में कोई वैल्यू ऐड करते हैं या हर टर्म में कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो AP में ही होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल AP का था। तो मैंने इस लैंग्वेज को आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताया कि अगर कोई सीक्वेंस एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे आप अपने मन में कोई एग्जांपल ले लो, 1 3 5 7 ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस 2। अब आप क्यों क्या करो, हर टर्म में 2 ऐड कर दो, तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2। अब आप क्या करो, डिफरेंस लो फिर से, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड। अब आप देखो कॉमन डिफरेंस वही आएगा और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस थी वो एपी तब भी बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट के, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो आप कहोगे सर अगर हम सीक्वेंस में हर टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी वो एपी में है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी वो एपी में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर टर्म को किसी कांस्टेंट से तो भी वो एपी में है, डिवाइड कर रहे हैं हर टर्म को किसी कांस्टेंट से तो भी वो एपी में है। बस अंतर क्या है ऊपर और नीचे, कि कॉमन डिफरेंस ऊपर वाले यानी पहले वाले पॉइंट में तो वही था जो ओरिजिनल एपी का था, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के डी हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी बाय के हो जाएगा। और अगर आप इसको न भी याद रखें तो कॉमन डिफरेंस तो आप खुद ही माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमने पिछले टर्न पे आपको क्वेश्चन में क्लियर किया था ऑलरेडी। मैंने बताया था अगर कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 ऐसे करके AN तक लिखी हुई है, तो मैंने बताया था अगर कोई सीक्वेंस AP का फॉर्मेशन करती है तो आगे से पहला टर्म और पीछे से पहले टर्म का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरे टर्म के सम के बराबर। और ये किसके इक्वल होगा, आगे से तीसरा टर्म पीछे से तीसरे टर्म के सम के बराबर। तो इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं कि इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। दैट मीन्स A1 plus AN is equal to A2 plus AN minus 1 is equal to A3 plus AN minus 2। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही इजी है और मैंने इस पे बेस्ड आपको एक पिछले टर्न पे क्वेश्चन भी कराया था। याद करिए वो क्वेश्चन था A1 plus A24 इस तरह से दिया हुआ था। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहला आप नोट्स में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, बाय द वे आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो A1 plus AN का जो सम होगा वो A2 plus AN minus 1 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, A3 plus AN minus 2 के, और वो किसके बराबर होगा, A4 plus AN minus 3 के। बोलो समझ में आया। ओके, तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस किए भी होंगे। याद रखिए जब आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे थे तो आपके पास क्या गिवन था, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। जैसे बच्चों देखिए क्लास 9th में आपके पास एक सीक्वेंस गिवन रहता था, ये देखिए मैं आपके नीचे लिख रहा हूं, Sn is equal to sum of n terms। सम ऑफ n टर्म्स क्लास 9th वगैरह में आपके पास दिया रहता था। अगर मान लो कोई सीरीज गिवन है 1 3 5 7 9, ये कोई सीरीज गिवन है। अगर बच्चों हम सीरीज में पूछते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो 1 ही होगा क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म्स क्या होगा, तुम कहोगे 3 + 1 4 होगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, वो 9 होगा, 5 और 3 8 और 1 9 9 होगा ना। तो बच्चों 1 क्या है, वो 1 है आपका फर्स्ट टर्म, 3 क्या है वो सेकंड टर्म है, 5 क्या है वो थर्ड टर्म है, ये है ना। और बच्चों अगर हम इस छोटे सी वर्किंग में देखें
तो आप ध्यान से देखिए S2 माइनस S1 किसके इक्वल आता है? T2 के। ध्यान से देखो S2 माइनस S1 किसके इक्वल आता है? T2 के। S2 माइनस S1 क्या आ रहा है चेक करिए, 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 3, और 3 किसके इक्वल है? T2 यानी सेकंड टर्म के तो इक्वल है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन को बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज करते हैं और इसको जनरलाइज करते हैं। कैसे जनरलाइज करते हैं? आप कहते हैं कि अगर n टर्म्स का सम गिवन है उसमें से n माइनस 1 टर्म्स तक का सम माइनस कर दो तो आपके पास nth टर्म ऑफ AB आ जाएगा। ऐसी तो कहते हैं। ध्यान दे हर बच्चा, आप इस रिलेशन को पहले भी यूज कर चुके हैं, चाहे आपका ICSE बोर्ड हो चाहे आपका CBSE बोर्ड हो। और ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम तक में आते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया होगा, उसमें से n माइनस 1 टर्म्स तक का सम आप माइनस करेंगे और आपके पास nth टर्म निकल करके आ जाता है। तो बच्चों आप बहुत बड़ा प्रोसेस करते थे और आपसे पूछा क्या जाता था? कॉमन डिफरेंस, यही सब वगैरह पूछा जाता था। इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद अब आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटे से प्रोसेस यूज करिए। जैसे आप पहले 5th पॉइंट देखिए हमारे साथ। 5th पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, a sequence is an AP if the sum of first n terms is given by Sn is equal to an square plus bn। क्या given है? sum of n terms, sum of first n terms is equal to an square n plus bn given है। तो अब आप Sn माइनस 1 निकालने की जरूरत नहीं है। Sn माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि जहां जहां n है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, Sn माइनस 1 आ जाएगा। अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a, उस a को अगर हम डबल कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि Sn गिवन है, Sn माइनस 1 निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर Tn आएगा, Tn आएगा तो T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, फिर T2 माइनस T1 करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस आएगा, तो आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी हो जाएगी और दूसरा बच्चा जल्दी कर लेगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट देखेगा कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मान लो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 का डबल यानी कि 10। n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8। तो बच्चों ये 5वां पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम में अब क्वेश्चन पेपर दूंगा तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें क्या बन जाएगा कि भैया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है और बताओ इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका, 2a। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ओके, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए होंगे अब तो। ओके, 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट क्या लिखा है? A sequence is an AP if its nth term is the linear expansion। तो बच्चों अगर nth टर्म उसका एक लीनियर एक्सपेंशन है तो 100% वो AP में है। और मान लो सम ऑफ फर्स्ट ऑफ n टर्म्स अगर लीनियर एक्सपेंशन में, मान लो किसी ने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे दिया an प्लस b, तो 100% समझ लेना ये सम गलत है, मतलब इससे AP का फॉर्मेशन होएगा ही नहीं, चाहे आप करके देख लेना, पूरा प्रोसेस करके देख लेना। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑफ n टर्म्स जो होगा वो इसी फॉर्म का ही होगा और nth टर्म जो होगा वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, ठीक है ना। और अगर इस फॉर्म का है तो जो बेटा n का कोफिशिएंट होता है ना वो क्या बन जाएगा? इस AP का कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? n का कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉपर्टीज AP की क्लियर हो गई होंगी। तो कुछ तो क्लियर हुई होंगी, नहीं क्लियर होंगी तो भाई मैं क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, आपके पास इसके नोट्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बच्चों आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा तो फिर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करा दीजिए। हाँ हाँ बेटा कराएंगे, सब कराएंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन करने के लिए आ गए हम वापस। तो क्वेश्चंस बच्चों कैसे करते हैं जरा समझिए। तो किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो
सबसे पहले बच्चों आप थोड़ी सी हेडिंग वगैरह जरूर डाल दिया करिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। अब आप करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब आप क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे। हेडिंग जरूर डाला करिए ताकि आपको क्लियर रहे कि आप जब रिवीजन करें तो आप रिवीजन में कर क्या रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देते हैं तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों आपको करना है इफ ए बी सी आर इन एपी। मान लीजिए आपके पास गिवन है कि एबीसी एपी में, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये भी एपी में होगा। ठीक है ना? तो बच्चों अभी हमने तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, मैंने तो सिर्फ अभी इतना दिया है कि अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में है तो आप प्रूफ करिए कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये भी एपी में। अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा भी कर सकते हैं आप, मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आप उल्टा कर लीजिए। कैसे करेंगे? इफ बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी। आप इस क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं या आप कितनी जल्दी समझ के उसको कर पा रहे हैं। तो जैसे बच्चों आपने कह दिया कि अगर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी एपी में, मतलब आपने कहा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी एपी में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे नहीं होगी। तो C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। अब आप चेक करो जरा क्या आ रहा है निकल के। इधर ध्यान दीजिए, जो मैंने टर्म्स वगैरह कैंसिल किए उधर पे ध्यान दीजिए करिए। तो बच्चों ये हो गया A और माइनस का C इधर ले आओ, प्लस C हो गया, और माइनस B के B को उधर ले जाओ, प्लस B हो गया। तो देखो क्या आ गया, 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ गया। क्या आ गया? 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ गया। दैट मीन्स आपके पास क्या रिलेशन आ गया? 2B इज इक्वल टू A प्लस C या B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। और बच्चों कभी भी आपका सिंप्लीफाई करने पर रिलेशन आ जाए 2B इज इक्वल टू A प्लस C या B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, तो आप समझ जाया करिए कि ABC किसमें है? AP में है। किसमें है? AP में है। दैट मीन्स ABC आर इन AP। और यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना? क्योंकि आपने B प्लस C प्लस A प्लस B को AP में माना था और आपको प्रूफ करना था ABC AP में। तो देखिए आपने प्रूफ तो कर लिया। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे कभी भी अगर आपके पास रिलेशन आ जाए 2B इज इक्वल टू A प्लस C किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर, तो आप समझ जाया करिए कि ABC किसमें है? AP में है। किसमें है? AP में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम टफ कर रहे हैं, आप ही करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A स्क्वायर टाइम्स B प्लस C, B स्क्वायर टाइम्स C प्लस A, C स्क्वायर टाइम्स A प्लस B इज इन AP या R इन AP, क्योंकि कई सारे टर्म्स है तो R होगा, R इन AP, ये तीनों टर्म्स AP में। देन आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट ABC इन AP। आपको प्रूव करना है ABC AP में। तो ये सारे बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आपके पास जो बच्चों जो गिवन है रिलेशन, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसमें आप ये तीनों टर्म AP में है तो आप इसमें AP वाली प्रॉपर्टी लगाइए। कैसे लगाएंगे? सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, ऐसे ही तो लिखेंगे, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सिंप्लीफाई कर पाए और जल्दी से जल्दी रिलेशन डेवलप कर ले जाए। तो यहां से क्या रिलेशन निकालना होगा बच्चों, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, शायद आपका हो जाएगा। पहले आप ओपन कर लीजिए, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। पहले आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब एक काम करिए, बी स्क्वायर सी को ए स्क्वायर सी के साथ लीजिए, ठीक है, इतना किया। फिर बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी को साथ में लिख दीजिए। उसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पे आरएचएस में काम करिए, सी स्क्वायर ए को बी स्क्वायर ए के साथ लीजिए और सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी साथ में लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें सी कॉमन आ रहा, अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से बच्चों ए बी कॉमन है, अंदर आ गया बी माइनस ए। इसमें से बच्चों ए कॉमन है, अंदर आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से बच्चों बी सी कॉमन है, तो ये आ गया सी माइनस बी आ गया। तो बच्चों ये हुआ क्या, ये हो गया सी टाइम्स बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस ए बी टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए टाइम्स सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस बी सी टाइम्स सी माइनस बी। अब बच्चों करना क्या है, एलएचएस और आरएचएस में देखिए बी माइनस ए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए पहले बी माइनस ए। अंदर क्या बचेगा, सी बी प्लस सी ए, मतलब सी टाइम्स बी प्लस ए सी टाइम्स बी प्लस ए प्लस ए बी, ये आया, इज इक्वल टू यहाँ पे सी माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए टाइम्स सी प्लस बी यानी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। देखो बच्चों यहां तक समझ में आ गया, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब बच्चों देखो एलएचएस और आरएचएस में अगर आप इसको और ढंग से लिखेंगे तो मैं, ध्यान दीजिए मैं इसको लिखने जा रहा हूं। अब आप क्या करिए कि या तो आरएचएस को एलएचएस में ले आइए, या जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं आप वैसे कर लीजिए। आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में आएगा बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब आरएचएस वाले टर्म को मैं एलएचएस में ले आया, ठीक है। तो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, बी ए बी सी 0 नहीं है, तो ए बी बी सी सी ए कैसे 0 हो सकता है। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहला लेकिन 0 नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा तो 0 हो सकता है ना, तो दूसरे वाले को 0 कर दो, तो ये b माइनस ए माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या आप शुरुआत से करना चाहो तो शुरुआत से कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ देखो सेम टर्म है तो ये कैंसिल तो हो ही जाएंगे ना, आप कैंसिल करके भी कर सकते हो, या जैसे आपको लैंग्वेज यूज करनी हो वो यूज कर सकते हो। तो देखो बच्चों वही रिलेशन आ गया, a प्लस सी बाई 2 आ गया ना वही रिलेशन। इसका मतलब ए बी सी किसमें है, एपी में है, प्रूफ हो गया। तो बच्चों ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा एडजस्टमेंट यूज करते हैं और क्वेश्चन हो जाता है। ओके, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। हो सकता है कोई बच्चा किसी और मेथड से भी सिंप्लीफाई कर रहा हो, तो वो भी सही है। ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मेरे को रुकवाना हो तो बता देना, मैं रोक दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। इफ ए बी सी आर इन ए बी,
अगर एबीसी एपी में, तो आप करो प्रूव दैट 1 अपॉन बीसी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी, ये भी किसमें होगा? एपी में होगा। तो बच्चों देखो मैंने क्या दिया है, मैंने कहा एबीसी एपी में, तो आप प्रूव करो 1 अपॉन बीसी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी भी एपी में होगा। अब आपको उल्टा करना है तो आप उल्टा कर लो कि 1 अपॉन बीसी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी ये एपी में है, तो आप प्रूफ कर लो एबीसी एपी में। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों? ओके ओके, कोई बच्चा कुछ कह रहा था क्या? यस सर। सर इसमें सर एबीसी से डिवाइड कर देंगे तीनों को, मतलब सभी टर्म्स को। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सीधा सीधा भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। मतलब एबीसी एपी में गिवन है, उसी को यूज कर लो, रिवर्स मत करो, क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा। जैसा कि ये बच्ची आवाज आ रही है जिसकी बच्ची की, तो एबीसी से हर टर्म को डिवाइड कर दो। अगर ए बी, मैंने आपको सिखाया था ना प्रॉपर्टी में कि ए बी सी अगर टर्म्स किस में है? एपी में है, तो अगर मैं किसी नंबर से हर टर्म को डिवाइड कर दूं, किससे? एबीसी से, तो एबीसी से अगर मैं हर टर्म को डिवाइड कर दूंगा तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किसमें रहेगा? एपी में रहेगा। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में सिखाया कि डिवाइड करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस तब भी क्या रहेगा? एपी में ही आएगा। तो बच्चों ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी इन ए पी। तो बच्चों देखो जो प्रूफ करना था वो एक लाइन में ही प्रूफ हो गया, आपको यही तो प्रूफ करना है। अगर आप मान लीजिए अगर आप इस क्वेश्चन को उल्टा कर रहे होते तो फिर आपको एक रिलेशन चाहिए होता 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी का आता तभी ए बी सी ए बी में होते। लेकिन जब आप उल्टा कर रहे होते, अभी आपने उल्टा तो किया नहीं, आपने सीधा किया है, तो आपने डायरेक्टली प्रूफ कर लिया कि अगर ए बी सी ए पी में है तो 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी भी ए पी में ही होंगे। तो ठीक है, आप समझ तो गए होंगे, इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, तो सभी बच्चों को समझ में तो आ गया होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ कर देते हैं, और थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, देखो आप करके देखो, चेक करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a times 1 upon b plus 1 upon c, comma b times 1 upon c plus 1 upon a, comma c times 1 upon a plus 1 upon b in AP। अगर ABC AP में है तो आपको ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है 3 टर्म का, आपको प्रूफ करना है ये भी AP में होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, टेढ़ा उल्टा रिवर्स करके करना चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आपको प्रॉपर्टीज सिखानी है इसलिए हम आपको सीधा ही सीधा करके बताते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए ए बी सी किसमें है? एपी में है, ये आपके पास गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसमें ए अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, फिर दूसरा वाला बचेगा बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए, ऐसे बनेगा। तो मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है ना बी वगैरह सी वगैरह, तो एक काम करो, अगर ए बी सी ए पी में है तो इसको एक नंबर से डिवाइड कर दो पहले, ए बी सी से। मतलब जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह पहले इतना कर लो, तो इससे क्या आएगा? इसके आएगा 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी, ये किस में होगा? ए पी में ही होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो प्रूफ करना है वो आया तो है नहीं, वो आएगा कैसे? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी सीख जाओगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हर टर्म में मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हर टर्म में मल्टीप्लाई करो।
करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हर टर्म में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो भी एपी में होगा क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी हमने बताई थी। अब एक काम कर लीजिए, हर टर्म में -1 करिए, मतलब हर टर्म में -1 करिए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइड बाय बी सी -1, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही होगा। तो देखो जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी वो सारी प्रॉपर्टीज मैं एक क्वेश्चन में ही यूज करके आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ठीक है, ये एपी में अभी भी होगा। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो बीसी ऊपर चला जाएगा, मतलब बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी अपॉन बी सी, तो बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा ए बी प्लस सी ए होल डिवाइड बाय बी सी बचेगा, फिर यहाँ सी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए, ये क्या बचेगा, ये बचेगा बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी इन ए पी, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब बच्चों देखो जो तुमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ऊपर से बच्चों देखो ए कॉमन ले लो, अंदर आएगा बी प्लस सी अपॉन बी सी आएगा, यहां से बच्चों क्या कॉमन लोगे बी, तो अंदर आएगा ए प्लस सी अपॉन ए सी, यहां से बच्चों क्या कॉमन लोगे सी, यहां अंदर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए पी इन ए पी, ठीक है, तो बच्चों ये देखो क्या बन गया बी अपॉन बी सी दैट इज 1 अपॉन सी, सी अपॉन, ओके आप अपने आप लिख सकते हैं, समझ गए होंगे क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को सीधा सीधा नहीं किया जा सकता है, सीधा सीधा किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी फिर आपको प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए हर स्टेप पे, जल्दी आपको सोच भी डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी सोच डेवलप नहीं है तो आप क्वेश्चन को रिवर्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको रिवर्स और सीधा सीधा दोनों करने का मेथड आपको सिखा दिया, तो क्वेश्चन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n is arithmetic mean of a and b, n की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है ये क्या बन जाए, अर्थमेटिक मीन बन जाए, किसका, ए और बी का। अब भैया कई लोग तो उसको ऑब्जर्वेशन से ही बता देते हैं, क्योंकि n की वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दी रहती है, ऑब्जर्वेशन से बता देते हैं, क्योंकि n की वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दी होगी 0 1 2 3, तो लोग 0 डाल के चेक करेंगे, चलो 0 डालो उसमें, तो क्या बनेगा a की पावर 0 प्लस 1 यानी a की पावर 1 यानी a प्लस b अपॉन a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2, यानी कि n इक्वल टू 0 डालने पे क्या बन गया a प्लस b बाय 2 बन गया, तो n की वैल्यू 0 पर तो साफ साफ बन गया ये तो n की वैल्यू 0 पर साफ साफ बन गया a प्लस b बाई 2, ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम बड़ी वाली बात है नहीं कोई, यानी कि इसका आंसर क्या है, n की वैल्यू 0 डालते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस b बाय 2 में, और a प्लस b बाई 2 क्या है आपका a और b का अर्थमेटिक मीन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में करना ही क्या है, आपको क्वेश्चन में इसको अर्थमेटिक मीन के बराबर ही तो शो करना है, ठीक है ना। ओके बेटा लवनीश बताओ। ओके बेटा तुम्हारी तरफ से आवाज आ नहीं रही है तो मैसेज कर देना उनको, आवाज बिल्कुल नहीं आई तुम्हारी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन अगर पूरा करना हो तो पूरा क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को a और b के अर्थमेटिक मीन के बराबर कर देंगे, आप इस एक्सप्रेशन को a और b के अर्थमेटिक मीन के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपका क्या है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n,
तो सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी अब तक यहाँ पे। अब आप क्या करिए, इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी बाई 2 के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाए, a और b का अर्थमेटिक मीन बन जाए। तो हमने इसको a और b के अर्थमेटिक मीन के बराबर कर दिया। अब बताओ n की वैल्यू क्या आएगी। n की वैल्यू तो आप ऑब्जर्वेशन से बता ही चुके हो, 0 आएगी। लेकिन इसको आप पूरी तरीके से करेंगे कैसे, क्योंकि भैया जेई मेंस का क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू 0 बता देना, टिक कर देना। लेकिन आप एग्जाम में कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए, आपका आ जाएगा 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a की पावर n प्लस b की पावर n। ऐसे लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस ए बी की होल पावर n प्लस बी ए की होल पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1। तो बच्चों टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप लाइक टर्म्स वगैरह आप थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिए, आपसे समझ में आएंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करिए। तो 2a की पावर n प्लस 1 और वहां भी a की पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा a की पावर n प्लस 1, क्योंकि 2 टाइम्स है ना। वैसे ही बच्चों 2b की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, तो ये सिर्फ b की पावर n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि वहां से इधर आने पर एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा ab की होल पावर n प्लस ba की होल पावर n। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों देखो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n इंटू बी, इसको कलेक्ट कर लो, और वहां पे ए बी की होल पावर n माइनस बी की पावर n प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप, मैथ्स थोड़ी वीक है तो आप इसको एक एक स्टेप करके ऐसे ब्रेक कर लीजिए, जिससे मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्योंकि b की पावर n प्लस 1 को हम b की पावर n इंटू बी की पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब इसमें a की पावर n कॉमन ले लो, सिमिलरली यहाँ b की पावर n कॉमन ले लो, ठीक हो, बोलो समझ में आ गया। अब a माइनस बी इसको उधर ले लो, और यहाँ आ जाएगा a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू 0। a माइनस बी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b है। तो 0 किसको होना पड़ेगा, a की पावर n माइनस बी की पावर n को। उससे बच्चों ये आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन बी की होल पावर n इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो 1 है उस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी की होल पावर 0, ठीक है। और बच्चों आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, वरना जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आपको स्कूल में करना है। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है तो आप प्रूफ करिए 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी एपी में होगा। तो उस क्वेश्चन को करना बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप रिवर्स करके कर लीजिए, आपको टफ ना लगे तो आप रिवर्स कर लो क्वेश्चन। आप मान लो कि आपके पास गिवन जो है, जो प्रूफ करना है वो गिवन हो गया, तो आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए, ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई वगैरह करिए। जब
जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए होल डिवाइड बाय c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस बी होल डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू सी प्लस, ये आएगा। ठीक है, फिर आप टर्म्स वगैरह एक तरफ ले आओ, या आपको कैंसिल करना अच्छा लगता है तो आप कैंसिल कर लो, या टर्म एक तरफ ले आओ। तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा b माइनस ए अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये बचेगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, है ना, c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बच्चों मैंने बताया था इस तरह का रिलेशन कभी भी आ जाए, 2 टाइम्स कोई नंबर इज इक्वल टू अदर 2 नंबर्स का सम, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, ए बी में है। और बच्चों ये देखिए यही तो आपके पास गिवन था, तो जो आपको गिवन था वो आपने प्रूफ कर लिया, और जो आपको प्रूफ था उसको आपने गिवन मान लिया था। तो जिसको प्रूफ करना था उसको आपने गिवन माना था, तो यानी आप प्रूफ किसको करोगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, ए बी में है। ओके, मेरी वॉइस सब तक पहुंच रही होगी, सबको समझ में आ रहा होगा होपफुली।